उसमें जो है एक गॉड का अक्स है, वो जो है बिल्कुल गॉड का रिप्रेजेंटेटिव है, इसलिए उसे रूल मिलना चाहिए, वो लेजिटिमेट है। तो दोनों ने एक दूसरे को बेनिफिट किया। इकोनॉमिक आपस में अंडर द टेबल, वो बाहर को लोगों को नहीं पता लगा, क्योंकि ये बाहर के लोग ना ये पूरी जिंदगी मशीन की तरह काम करते थे, इनके पास कोई राइट नहीं था, ये कुछ खास सीखते नहीं थे। ये जो राजा था, ये जो चर्च था, यही लोग पढ़ते लिखते थे। तो जब आदमी पढ़ता लिखता है तभी उसको टैलेंट होता, तभी उसका दिमाग खुलता है। यहाँ का आदमी जब से पैदा हुआ तब से काम करता है लास्ट तक, तो इसको कोई आइडिया नहीं था। तो जो बातें ये बताते थे ये दोनों मान जाते थे, क्योंकि कोई पढ़ाई लिखाई जैसी चीज़ नहीं थी, कोई एजुकेशन की ज़रूरत ही नहीं थी। क्योंकि अगर आज की डेट में फिक्स कर दिया जाए कि आपको करना खेती ही है, तो आप क्यों जो है बीटेक में ये सब करेंगे। सब लोग तो इसीलिए करते हैं ना कि न पढ़ने पे आप भी जाके मजदूरी करेंगे, और एजुकेशन के थ्रू आप अपना सोशल स्टेटस बदल लेते हैं। लेकिन उस जमाने में ऐसा रोल ही नहीं था। आप पढ़ के भी क्या करोगे, आप कभी कोई रूलर नहीं बन सकते, कोई छोटी जगह के भी राजा नहीं बन सकते, बड़े राजा छोड़ो छोटे राजा भी नहीं बन सकते, तो आपको वो मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो ऐसे कुछ अरेंजमेंट थी। तो डिवाइन रूल थ्योरी के हिसाब से चर्च को भी मौका मिल गया टैक्स करने का, किंग को भी मौका मिल गया टैक्स करने का, और राजा को, एक डिवाइन को दूसरा डिवाइन नहीं हटा सकता। तो राजा की खानदान भी डिवाइन, अगर ये देवी हैं तो इनकी खानदान भी देवी। इसी वजह से इन सारे लोगों को हक था कि ये सारे लोग क्या करें, ये सारे के सारे लोग जो है शासन करें। ऐसे ही चर्च को कैसे माना जाता था कि चर्च के लोग जानते हैं, दरअसल उस समय एक जो है एक ये थ्योरी चलती थी कि जो नॉलेज होता है वो रिवील होता है, मतलब उसे साधना के थ्रू, एक तपस्या के थ्रू, है ना, उसे हासिल किया जाता है। तो अगर कोई साधना और तपस्या के थ्रू, जैसे आज भी नहीं देखते हैं कि ये बाबा हैं बहुत सिद्ध हैं, बहुत इन्होंने तप किया, बहुत ज्ञान की प्राप्ति किए हैं, है ना, तो उस टाइप का वो था कि उनकी जो नॉलेज थी वो उनकी सालों की तपस्या से आई थी। तो ये जो नीचे के लोग थे, जो सर्फ लोग थे, इनको जब जानना होता था, है ना, इनको जब कोई इनके लिए जब वो बताते थे कि हमने ये तब से ये जाना है, या इनका जो रिलीजन था, जैसे वहाँ क्रिश्चियनिटी का रिलीजन था, तो बाइबिल को पढ़ना यही चर्च के लोग जानते थे, सारे रिचुअल इनसे करवाते थे। ठीक है, चर्च का मेन काम था रिचुअल करवाना। रिचुअल का मतलब क्या होता है, जैसे आप देखिए आपके सोसाइटी में इसका इम्पोर्टेंस क्या है ये मैं समझाना चाह रहा हूँ। जैसे इम्पोर्टेंस ये था कि जैसे कोई मर गया, ठीक है, तो आपने मूवीज में देखा होगा एक पादरी आता है, कुछ चीज़ें पढ़ता है ना, कि लास्ट उसके लिए राइट कुछ पढ़ी जाए। ठीक है, उसको किस तरीके से दफनाया जाएगा ये सब कौन डिसाइड करेगा, तो चर्च डिसाइड करता था। फिर उसकी कब्र कैसी बनाई जाएगी, कोई पैदा हुआ तो उसे बैप्टाइज किया जाता है, जैसे आपके यहाँ हिंदू रिलीजन में जनेऊ संस्कार होता है वैसे बैप्टाइज किया जाता है। उससे पहले कोई क्रिश्चियन नहीं बनता है तो वो भी चर्च करवाता था। जो शादी होती थी वो भी चर्च में होती थी, जो फेस्टिवल होते थे वो क्रिसमस वो चर्च मनाता था। तो सारी की सारी जो सोशल लाइफ थी, जैसे आदमी का जो सोशल लाइफ होता है वो चर्च करवाता था। लोग चर्च पे डिपेंडेंट है, लोग खुद नहीं पढ़ सकते थे, तो इसलिए वो चर्च की बात मानते थे, जो वो कर रहा वो सही है। बदले में वो चर्च को कुछ कमाई देते थे और राजा को कमाई देते थे। और होता यहाँ ये था कि ये दोनों लोग जो है राजा और चर्च, इनसे इतना टैक्स ले लेते थे कि इनको बस जीने भर के लिए कुछ बचता था। ठीक है, बहुत मुश्किल से इनको जीने भर के लिए चीज़ें मिलती थी, इन्हें इससे ज़्यादा नहीं मिलता था। तो प्रिविलेज का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला कि जो सोसाइटी होगी वो प्रिविलेज होगी, हायरार्की होगी। तो हायरार्की में देखिए इन दोनों की रैंकिंग ऊपर है, इसकी नीचे है। प्रिविलेज का मतलब कि इन्हें खास राइट मिले हुए हैं टैक्स लेने का, टैक्स न देने का। टैक्स लेना है और देना नहीं है खजाने में। ठीक है, टैक्स न देने का, इन्हें जो है पॉलिटिकल रूल करने का, इन्हें रिलीजियस रूल करने का, ये इनके पास जो है
ये इनके प्रिविलेज आ गए। और एक चीज आता है यहाँ पे फ्यूडल सोसाइटी, वो भी मैं आपको बता दूं। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक तरीके की फ्यूडल सोसाइटी थी, फ्यूडलिज्म क्या, ये भी आपको बार बार आएगा, ठीक है, वो भी आपको समझाता हूँ। देखिए जो फ्यूडल सोसाइटी थी उसमें क्या था कि उस टाइम पे जो राजा था ना, उसके नीचे जो है, इसी राजा से नीचे जो है फ्यूडल लॉर्ड होते थे। फ्यूडल लॉर्ड ये समझिए छोटे राजा होते थे, ये कई सारे होते थे, कई सारे फ्यूडल लॉर्ड होते थे। इन फ्यूडल लॉर्ड को राजा ने क्या किया था, जो इसकी सारी जमीन थी, सारी प्रॉपर्टी थी, ये इनके बीच में डिवाइड कर दिया था। ये फ्यूडल लॉर्ड हैं, ये इनको जमीन दे दी गई, ठीक है। अब इन फ्यूडल लॉर्ड का जो काम था कि इनको एक छोटी सी आर्मी मेंटेन करनी थी और इनको टैक्स कलेक्ट करना था और इनको जस्टिस प्रोवाइड करना था, ठीक है, लोकल लेवल पे। इन सब के अंदर एक एक चर्च हुआ करता था। जैसे ये जो फ्यूडल लॉर्ड है, इन सब के अंदर एक एक चर्च हुआ करता था और इन सब चर्च के अलावा एक बड़ा चर्च राजा के साथ हुआ करता था। तो चर्च अपना टैक्स वसूलता था इन सारे छोटे टैक्स से। और ये टैक्स किससे लेते थे, सब टैक्स तो पीजेंट से वसूला जाता था या जो आर्टिसन था उससे वसूला जाता था। तो ये पीजेंट और आर्टिसंस ये 90% होते हुए भी इन सब अरेंजमेंट पे क्यों बेस्ड थे, ये सारे फ्यूडल लॉर्ड एक ही कैटेगरी के होते थे, इनमें कोई हायरार्की नहीं थी, ये सेम रैंकिंग के थे। ये राजा को एक आर्मी की सप्लाई देते थे, इन लोगों से टैक्स वसूल के देते थे और लोकल लेवल पे जस्टिस देते थे। चर्च जो है रिलीजियस एक्टिविटी कराता था और टैक्स लेता था, वो बड़े चर्च को देता था, ठीक है। तो ऊपर के लेवल पे चर्च और राजा बैठे हुए थे, नीचे के लेवल फ्यूडल लॉर्ड और सबसे नीचे पीजेंट बैठे हुए थे जो इन सबको देते थे। एक्चुअल में इस समय बहुत कियोस का टाइम था, सबको चाहिए था सिक्योरिटी। ये जो नीचे के लोग थे ये बहुत ज़्यादा अनसिक्योर फील करते थे जब इतनी चीज़ें देते थे ना। ये जो डिवाइन रूल थ्योरी, ये सब कॉन्ट्रैक्ट है, ये सब एक तरीके का जो डिवाइन रूल थ्योरी है। तो इसके बदले में राजा इनको कुछ देता था, चर्च इनको देता। जैसे चर्च इनका स्पिरिचुअल गाइडेंस करता था, वो उनके रिचुअल करवाता था, तो उसके लिए वो टैक्स देते थे। राजा क्या करता था, तो राजा जो है इनको देता था, राजा से इन्हें बेनिफिट क्या मिलता था, तो राजा जो किंग था इनको बेनिफिट ये मिलता था कि ये इन्हें प्रोटेक्शन देता, लॉ एंड ऑर्डर, पीस मेंटेन करता था। कि अगर हमें तुमने टैक्स दिया, एक तरीके का आज का एक्सटॉर्शन मनी समझ लो, कि अगर आपने हमें टैक्स दिया है तो आपके यहाँ कोई चोरी नहीं होगी, अगर चोरी होगी तो हमारी कोर्ट में आओ, हम न्याय करेंगे, हम जस्टिस देंगे, आपके कोई लूटपाट ऐसा नहीं होगा, है ना, आपकी प्रॉपर्टी सेफ रहेगी, आपकी ज़िंदगी नहीं ली जाएगी। तो यही बेसिक लॉ एंड ऑर्डर और पीस मेंटेनेंस, ठीक है, इसको मेंटेन करना। और रिलीजियस जो है आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिलेगा, ये चर्च कहता था, बदले में ये दोनों लोग मौत से रहते थे। तो ये एक फ्यूडल सोसाइटी का अरेंजमेंट है जो उस समय था। ये सब रेवोल्यूशन से पहले फ्रांस की हालत थी। ये सिर्फ फ्रांस की हालत नहीं थी, एक्चुअल में ये पूरे यूरोप की हालत थी। देखिए एक चीज़ और आपको यहाँ बता दूँ मैं, कि जब आप इस वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ ही रहे हैं ना, तो इसमें चीज़ें बहुत इंटरलिंक हैं। तो देखिए कि टाइम होता है BC, बिफोर सेंचुरी, इससे लेके यहाँ 5th सेंचुरी तक, ठीक है, 5th सेंचुरी या समटाइम जो है यहाँ 1453 AD, यहाँ तक रोमन एम्पायर रहा, ठीक है। रोमन एम्पायर देखिए जो वेस्ट वाला है वो तो 5th सेंचुरी तक ही रहा, और ईस्ट वाला जो है ये 1453 तक रहा। इसके बाद से जो टाइम है, तो ये जो 5 से ये 1453 तक है, इसी को मेडिवल एरा बोलते हैं। तो रोमन एम्पायर जो था वो डिसइंटीग्रेट हो गया।
तो जब रोमन एम्पायर जो है उसका पतन हो गया तो उसकी जगह सबसे बड़ा जो स्टेट बना वो फ्रांस बना और फ्रांस का एक राजा हुआ। उसके बाद से 5th सेंचुरी से लेके जो आप कहानी यहाँ पढ़ रहे हैं ये 1700 की कहानी है। 1700 तक यही अरेंजमेंट चलता रहा जो मैं आपको बता रहा हूँ, यानी फ्यूडल सोसाइटी का अरेंजमेंट चलता रहा, क्योंकि ज्यों यह फ्यूडलिज्म ख़त्म होगा तो इसकी जगह मॉडर्न सोसाइटी आएगी जो मॉडल इंडस्ट्रियल सोसाइटी होगी। वो कैसे बेस होगी वो अभी समझाएंगे जब उसको पढ़ाएंगे। तो अभी जो आपको समझाना चाह रहे थे कि रेवोल्यूशन से पहले जो फ्रेंच सोसाइटी है उस फ्रेंच सोसाइटी में एक प्रिविलेज क्लास था, वो आप समझ गए, मतलब इक्वलिटी नहीं थी। ठीक है, कुछ लोगों को खास राइट मिले थे, कुछ को रूल करने का, कुछ को स्पिरिचुअल रिलीजियस रिचुअल करवाने का, और कुछ को सिर्फ काम करने का राइट था। तो राइट क्या होता है, मजबूरी थी, ठीक है ना, ऑब्लिगेशन था। ये राइट नहीं है, ये ऑब्लिगेशन है, तुम मजबूर हो। इवन इनको जब मैरिज करनी होती थी तो राजा से परमिशन लेनी पड़ती थी, चर्च से। अपने से शादी भी नहीं कर सकते, अपने से एक जगह से दूसरी जगह जा भी नहीं सकते। मतलब इनकी पूरी लाइफ को कंट्रोल किया जाता था इस अरेंजमेंट के थ्रू। इसी को हम फ्यूडलिज्म बोलते हैं, हिंदी में सामंतवाद। ये जितना भी मेडिवल एरा है, चाहे इंडिया का हो, आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यही अरेंजमेंट यहाँ भी थी। उसे इंडियन फ्यूडलिज्म, भारतीय सामंतवाद कहते हैं। और ये जो है यूरोप की दशा थी। यूरोप में जो सबसे बड़ा देश था, जो सबसे पावरफुल था, वो फ्रांस था। बाकी जर्मनी वगैरह कहाँ थे, वो ट्राइबल थे, वहाँ इस टाइप का कोई जो है ना स्टेट नहीं था, इसलिए उनको बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया गया। जो पहला स्टेट बना था वो फ्रांस ही था। तो फ्रांस, इसलिए फ्रांस के बारे में आपको ज़्यादा डिटेल में बताया जा रहा है। फ्रांस से ही फिर इंग्लैंड बना, फिर स्पेन बना, ये सब धीरे धीरे उससे डेवलप हुए, इसलिए आपको फ्रांस बताया जा रहा है। वो कमोबेश पूरे यूरोप की यही हालत थी, ठीक है। तो आपको इसको एक टोटलिटी में देखना है, एक बड़े पिक्चर में, एक बिग पिक्चर में इस चीज़ को देखना है। तो देखिए, अभी जो आपका टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें से एक चीज़ बस हुआ है कि रेवोल्यूशन से पहले सोसाइटी क्या थी, ठीक है। वो बात हमने सिर्फ डिस्कस की है कि प्रिविलेज बेस्ड सोसाइटी क्या होती है, ठीक है। हायरार्की उसमें क्या थी, और हायरार्की का बेस कैसे आता था, डिवाइन रोल थ्योरी से आता था। और फ्यूडल सोसाइटी क्या होती, ये 3 बातें आपको अब अगले जो लेक्चर होगा उसमें मैं आपको डिस्कस करूँगा। अगला टॉपिक कि पॉलिटी क्या थी, फिर इकोनॉमी क्या थी, फिर कल्चर क्या था। तो इस तरीके से हम एक एक टॉपिक को डिस्कस करते जाएंगे और तब आपको पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसका इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक को अगले लेक्चर से डिस्कस करेंगे। थैंक यू।